सहारा प्रणाम। सहारा समय के खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में मैं अलहमरा खान आप सबका स्वागत करती हूं। पिछले लोकसभा चुनाव यानी कि 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 80 में से 64 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा के 11 मंत्री चुनावी बिसात में कूदे हुए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे मंत्री हैं जिनकी साख इस वक्त दांव पे लगी हुई है। वहीं विपक्ष भी इन 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार रहा है और दावा यही कर रहा है कि वहां पे वो मजबूती के साथ लड़ेगा। ऐसे में देखना यह होगा कि इस चुनावी रण में मोदी सरकार के 11 मंत्री और योगी सरकार के 2 मंत्री क्या अपना दबदबा कायम कर पाएंगे या नहीं। इस चर्चा में साथ देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव सिंह हैं, रजत सिन्हा है और साथ ही साथ दिलीप सिंह हैं। सबसे पहले हम संजीव जी से सवाल करते हैं। संजीव जी, ये बताइए कि आगरा में जिस तरीके से मंत्री रहे एसपी सिंह बघेल पर बीजेपी ने दांव खेला है, इस बार क्या रणनीति आपको लग रही है, क्या आपको समझ में आ रहा है? देखिए, एक बार फिर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है एसपी सिंह बघेल को ही अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो एसपी सिंह बघेल थे। इससे पहले की अगर बात की जाए तो रामशंकर कठेरिया रहे हैं, और इससे पहले यानी कि 2009 की भी बात की जाए तो रामशंकर कठेरिया ही वहां से सांसद रहे हैं। यानी कि बीजेपी का ये गढ़ माना जा सकता है ब्रज क्षेत्र, क्योंकि आगरा जो है ब्रज क्षेत्र में आता है। लेकिन अगर इससे पहले की बात किया जाए तो 1952 से लेकर 77 तक की अगर बात की जाए तो कांग्रेस जो है इस पे काबिज रही है। तो यानी ये कहा जा सकता है कि जो वहाँ की जनता है, कभी कांग्रेस, कभी जनता दल, तो कभी भारतीय जनता पार्टी, और इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी ज़्यादा दबदबा है वहाँ पे, ये कह सकते हैं, क्योंकि लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं। अगर एसपी सिंह बघेल की बात की जाए तो अभी जो है वो वर्तमान में जो है केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्री हैं। इसके अलावा अगर इनके इतिहास की थोड़ी सी बात की जाए तो ये जो है इनका पुलिस विभाग से पुराना संपर्क रहा है। सबसे पहले ये समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख रहे हैं मुलायम सिंह यादव, उनके संपर्क में थे, और उसके बाद जो है मुलायम सिंह ने इन पे विश्वास करते हुए 1998 में जलेसर जो सीट है विधानसभा सीट से जो है उनको चुनाव लड़ाया था, जिसमें कि वो विजयी भी हुए थे। उसके बाद जो है उनको जो है मुलायम सरकार में ही मंत्री भी बनाया गया। लेकिन ये जरूर है कि उसके बाद जो है उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ के जो है भारतीय जनता पार्टी के कमल के साथ हो गए, और 2014 में जो है ये फिरोजाबाद से चुनाव लड़े थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे अक्षय यादव, उनसे ये पराजित हो गए थे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर 2019 की बात की जाए तो ये विजयी हुए थे। इसके अलावा ये एक बार राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीट और अहम सीट है आगरा। रजत जी, ये बताइए, लखनऊ सीट बहुत अहम सीट है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी ये संसदीय क्षेत्र रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो राजनाथ सिंह यहाँ से 2 बार सांसद चुन करके आए। ये तीसरी बार होगा जब उनको चुनाव मैदान में वो उतरेंगे। क्या लगता है कि राजनाथ सिंह इस बार भी हैट्रिक लगाएंगे या फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी? देखिए, अगर मैं बात करूं लखनऊ लोकसभा क्षेत्र की, तो लखनऊ लोकसभा और लखनऊ ये भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है। 1991 से लेकर लगातार अभी 2019 तक यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीतते रहे हैं। खुद जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे वो कई चुनाव यहाँ से जीते। उसके बाद उनके प्रतिनिधि के तौर पर लालजी टंडन यहाँ से चुनाव जीते, और 2014 और 2019 का चुनाव राजनाथ सिंह यहाँ से लड़ते हैं और वो जीतते हैं। 2014 में जब वो जीतते हैं हमरा, तो केंद्रीय गृह मंत्री बनते हैं। 2019 में जब वो चुनाव जीतते हैं तो देश के रक्षा मंत्री बनते हैं। तीसरी बार फिर वो लखनऊ से चुनाव मैदान में है। ये बात जरूर है कि विपक्ष ने उन्हें घेरने की कोशिश जरूर की है। इस बार इंडिया गठबंधन है, चूंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस है, तो समाजवादी पार्टी ने रविदास मेहरोत्रा को चुनाव मैदान में उतारा है राजनाथ सिंह के मुकाबले। अब देखना यह है कि मुकाबला कितना दिलचस्प होगा। तो मैं थोड़ा सा रविदास मेहरोत्रा के बारे में भी बताना चाहूंगा कि रविदास मेहरोत्रा के बारे में कहा जाता है कि वो लखनऊ के जमीनी नेता है, कई बार के विधायक हैं। सपा सरकार जब 2012 से 17 के बीच रही है तो वो मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा वर्तमान में भी वो लखनऊ की मध्य सीट से विधायक है। यानी 2022 का जब विधानसभा चुनाव होता है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतती है, उस कंडीशन में भी लखनऊ की मध्य सीट जो थी, जो लखनऊ की मध्य सीट की जनता थी मध्य क्षेत्र की, वो रविदास मल्होत्रा को जिताती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का साथ प्लस उनका अपना एक व्यक्तित्व रविदास मल्होत्रा का,
ये मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन राजनाथ सिंह एक राष्ट्रीय नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनका एक बड़ा कद है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न चुनाव लड़ने का रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव की तैयारी में लगी रहती है। और अगर प्रचार के मामले में देखें या बूथ लेवल तक देखें तो भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आती है। लेकिन समाजवादी पार्टी को भी यहाँ पर कमजोर नहीं आंका जाना चाहिए। अगर 2019 की मैं बात करूँ, थोड़ा सा देखिए कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ से पूनम सिन्हा को चुनाव लड़ाया था, समाजवादी पार्टी ने टिकट पर, और कांग्रेस ने प्रमोद कृष्ण को चुनाव लड़ाया था। दोनों को ठीक ठाक वोट मिले थे, हालांकि जीते राजनाथ सिंह ही थे, लेकिन दोनों को वोट ठीक ठाक मिले थे। ऐसा नहीं कह सकते किसी की जमानत जब्त हो गई या किसी का वोट बैंक खराब रहा हो। अब कांग्रेस सपा साथ में है तो वोट बैंक निश्चित तौर पर बढ़ेगा, और ये वोट बैंक ट्रांसफर होता है तो निश्चित तौर पर कुछ परेशानियां राजनाथ सिंह के सामने जरूर आएंगी। लेकिन एक बात तो है कि चूंकि गढ़ भाजपा का है, 91 से लेकर अभी तक भाजपा जीतती रही है, तो निश्चित तौर पर भाजपा के प्रत्याशी के रूप में राजनाथ सिंह ही चुनाव जीतेंगे, ऐसा राजनीतिक जानकार कहते हैं। बिल्कुल। दिलीप जी, ये बताइए, योगी सरकार के 2 मंत्री इस बार फिर से उनका टिकट रिपीट किया गया है, मोहनलालगंज और महाराजगंज से। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों मंत्री जीत दर्ज कराने में बढ़ोतरी हासिल करेंगे, या आपको ये लगता है कि इस बार जो सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है या बसपा कोई दांव खेल सकती है? देखिए, आपकी बात 400 पार का जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है, वो एक एक सीटों पर बहुत बारीकी से काम कर रही है कि कौन सा प्रत्याशी वहां पे जीतने वाली स्थिति में होगा। और यही कारण है कि केंद्र सरकार के 11 मंत्री और राज्य सरकार के 2 मंत्री भी चुनाव मैदान में है। अगर हम मोहनलालगंज से हम कौशल किशोर की अगर हम बात करें, कौशल किशोर तीसरी बार अपने किस्मत आजमा रहे हैं, हैट्रिक लगाने की उसमें है, और उनके अगेंस्ट जो प्रत्याशी इंडिया गठबंधन ने खड़ा किया आर.के. चौधरी, वो भाजपा कैडर के रहे हैं और बसपा सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं। तो ये देखिए, जो टक्कर होने वाली है कौशल किशोर की और आर.के. चौधरी की, तो वो देखने में ये है कि वो मतलब खासी टक्कर होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। तो समाजवादी पार्टी का कैडर वोटर और कांग्रेस का जो वोटर है, खास करके जब आर.के. चौधरी बसपा कैडर के रहे हैं, बसपा में काफी लंबे समय से जुड़े रहे हैं, तो बसपा कैडर में भी वोट में सेंध लगाने का काम कर सकते हैं। लेकिन अब यही है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है, और इसका लाभ कौशल किशोर को भी मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लखनऊ से सटी हुई लोकसभा सीट है मोहनलालगंज, जिसका लखनऊ का असर मोहनलालगंज पे भी रहता है। लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चुनावी मैदान में है, और इसका सीधा असर मोहनलालगंज में पड़ेगा। और क्योंकि कौशल किशोर के अगर बात करें तो वो जमीनी नेता माने जाते हैं, हर व्यक्ति से सहज और सरल तरीके से मिलते हैं। वो उनकी पत्नी भी विधायक रही हैं, एक राजनीतिक कुनबा उनका रहा है। और साथ में सबसे बड़ी बात ये रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के जब पहली बार 2014 में चुनाव लड़े तो जीत हार का जो मार्जिन था वो लाख वोट के करीब आसपास था। 2019 में भी वो चुनाव जीते, और लगातार ये 10 साल से चुनावी क्षेत्र में बने हुए हैं। जो उनके अपोजिट जो खड़े हुए हैं आर.के. चौधरी, वो बसपा कैडर से हैं, वो फैजाबाद के रहने वाले हैं। तो एक इसका लाभ भी कौशल किशोर को मिल सकता है स्थानीय नेता होने के कारण। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चाहे वो पंकज चौधरी हो या कौशल किशोर हो या राजनाथ सिंह हो, देखिए बीजेपी के साथ एक बात तो है कि हर बार रजत जी बीजेपी सबसे लेट टिकट की घोषणा करती थी। इस बार शायद 1 दर्जन के करीब टिकट देना बचा हुआ है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में उन्होंने लगभग अभी 30 से ऊपर टिकट्स अभी उन्होंने नहीं बांटे, और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी जारी है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, कुछ ना कुछ पेच तो फंसेगा? देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब इंडिया गठबंधन बनता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी लगभग अब तक अपने 50 सीटों पर टिकट डिक्लेयर कर चुकी है। कांग्रेस के पास खाते में 17 सीटें आई थी, यानी 63 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी और 17 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। सभी की नजर, चाहे वो राजनीतिक दल हो या उत्तर प्रदेश की जनता हो, रायबरेली और अमेठी सीट पर लगी हुई है कि रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस का कौन उम्मीदवार आता है, क्योंकि ये दोनों ही सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। और प्रथम चरण के नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया चल रही, वो भी खत्म हो जाएगी। हालांकि इन दोनों ही सीटों पर चुनाव चौथे और 5वें चरण में होना है, लेकिन प्रत्याशी अभी तय नहीं कर पा रही, न कांग्रेस न समाजवादी पार्टी। तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी को अपने प्रत्याशी या तो बदलने पड़ रहे हैं या वहां पर वो प्रत्याशी तय ही नहीं कर पा रही है। ऐसे में निश्चित अलमरा आपका ये कहना चाहिए कि टिकट
घोषित करने के मामले में शायद जो मेरी जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी पहली बार ऐसा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में कि उसने तमाम प्रत्याशियों की घोषणा समय रहते कर दी, यानी बहुत पहले कर दी है। और इसका एक असर ये होता है कि जब प्रत्याशी पहले से डिक्लेयर हो जाता है, घोषित कर जाता है, तो उसे भी तैयारी करने का पूरा मौका मिलता है। बिल्कुल। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो शायद जिसका संगठन मजबूत है, ये हर किसी को पता है। लेकिन ऐसे में क्योंकि गठबंधन के साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में, वहीं बसपा अकेले दमखम पे चुनाव लड़ रही है, ऐसे में देखना ये होगा कि क्या बीजेपी इस बार 64 सीट्स, यानी कि इस बार तो उन्होंने कहा है कि इस बार 400 पार, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर दबदबा कायम करने में बीजेपी आगे रहेगी या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक जरूर होगी। इस बार बीजेपी ने हाथरस और पीलीभीत पर दांव खेला है। वहां दोनों जगह पे उन्होंने अपने अच्छे खासे प्रत्याशियों का टिकट काट दिया है, यानी कि सिटिंग जो सांसद थे उन दोनों के ही टिकट कट गए। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट करके जितिन प्रसाद को टिकट दे दिया गया। ऐसे में देखिए, अब देखना यह होगा क्या ये जो नए दोनों प्रत्याशी हैं, क्या ये अपना दमखम दिखा पाएंगे इन दोनों सीटों पर। वहीं पर संजीव जी, मेरा आपसे एक सवाल, अजय मिश्रा टेनी यानी कि एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल लीडर रहे हैं, नेता रहे हैं, और आप क्योंकि आपने भी बहुत कवर किया उनको, उसके बाद इनको जो है लखीमपुर खीरी से इनको टिकट दे दिया जाता है। ऐसे में क्या लग रहा है, विवादों में रहने के बावजूद जनता इन पर विश्वास करेगी? बिल्कुल करेगी जनता विश्वास, क्योंकि अगर पहले के इनका इतिहास देखा जाए तो सबसे पहले इन्होंने राजनीति में 2012 की बात की जाए तो 12 में जो है निघासन विधानसभा सीट से जो है इन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसमें कि उनको विजय भी मिला। इसके बाद 2014 की बात की जाए तो लोकसभा का इन्होंने जो है चुनाव लड़ा, उसमें भी उनको जीत हासिल हुई। अब 2019 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो भी उनको जीत हासिल हुई, और इसके अलावा उनको जो है सेंट्रल में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया। जो आप पूछ रही हैं कि कंट्रोवर्शियल रहे हैं, हाँ, निघासन कांड हुआ था। इस कांड में जो है जो उनके बेटे हैं आशीष मिश्रा का नाम आया था। इसको लेकर जो विपक्षी थे वो लगातार जो है ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो टेनी हैं अजय मिश्रा, वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके बावजूद सरकार का जो फंडा था बिल्कुल क्लियर था कि जो भी आरोपी होंगे उनको जेल भेजा जाएगा। लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि अजय मिश्र उर्फ टेनी पे भी जो है मुकदमे हैं, लेकिन न्यायालय ने जो है उनकी हिस्ट्री सीट को खारिज कर दिया, यानी कि उनको क्लीन चिट मिल गया। और शायद यही कारण है कि लगातार जो है वो 2 बार से एमपी हैं, विधायक भी रह चुके हैं। और ऐसे में जो खीरी की जनता है कहीं ना कहीं उनको उस पर विश्वास है, क्योंकि जब भी कोई भी पार्टी किसी भी प्रत्याशी को अगर टिकट देती है तो कहीं ना कहीं वो सर्वे कराती है, और सर्वे में निकल कर आया है कि मानना पार्टी का है कि कहीं ना कहीं अजय मिश्र उर्फ टेनी जीत रहे हैं। आगे 2019 की बात की जाए तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला था, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता के बीच में हुआ था, जिसमें कि टेनी को जो है 54% जो है वोट पाकर जो है विजयी हुए थे। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 2019 में जो है सबसे ज़्यादा यानी कि लगभग 63% जो है वहाँ पे मतदान हुआ था। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि 2024 में जो मतदाता है उनमें काफ़ी ज़्यादा जोश है। जिस तरह से आप कह रही हैं कि विवादों में रहे, तो हो सकता है विवाद को लेकर बहुत से लोग वोटिंग करें, बहुत से लोग ये हो सकता है कि किसी का फेवर लेकर वोटिंग करें। तो ये माना जा रहा है कि जो पिछले लोकसभा चुनाव में 63% जो मतदान हुए थे उसके परसेंटेज बढ़ भी सकते हैं। जी बताइए। बिल्कुल रजत जी, अब हम बात करते हैं सबसे चर्चित सीट पर जहां पर अभी तक कैंडिडेट को नहीं उतारा कांग्रेस ने, वो है अमेठी। ये वही सीट है जहां पर राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने चुनाव में हराया था। अब स्मृति ईरानी कहा यह जाता है कि वहां पर जाती हैं, जनता से संपर्क में भी रहती हैं। ऐसे में अगर दोबारा से राहुल गांधी को वहां से टिकट मिल जाता है या चुनाव लड़ने पे वो तैयार हो जाते हैं, तो क्या थोड़ी बहुत स्मृति ईरानी की पोजीशन हिलेगी या वही बरकरार रहेगी? अब देखिए, बड़ा अच्छा सवाल अलमरा आपने किया है कि अभी तो कांग्रेस नेतृत्व ने यह तय ही नहीं किया है कि अमेठी से उनका प्रत्याशी कौन होगा। हालांकि ये अलग बात है कि 2009 का चुनाव राहुल गांधी वहां से जीतते हैं, 2004 का चुनाव जीतते हैं और 2014 का चुनाव भी राहुल गांधी अमेठी से जीतते हैं। और ये माना जाता है कि अमेठी और रायबरेली ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव होता है और जब स्मृति ईरानी को भाजपा नेतृत्व वहां से प्रत्याशी बनाता है तो भी लोग मान रहे थे कि ये बहुत आसान मुकाबला है, राहुल गांधी यहां से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन देखिए, जब चुनाव रिजल्ट आते हैं तो लगभग 50,000 वोटों से राहुल गांधी चुनाव हार जाते हैं।
हालांकि ये अलग बात थी कि राहुल गांधी वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे थे और वो वहां से चुनाव जीतते हैं और संसद पहुंच जाते हैं। बात 2024 के अलमरा आप कर रही हैं। 24 में भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, स्मृति ईरानी पर फिर एक बार भरोसा जताया और 19 में टिकट दिया था, 24 में भी टिकट दे दिया। वो मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। लेकिन कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही अभी तक जो आज की स्थितियां है कि अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा। रजत जी, आप कांग्रेस को काफी लंबे समय से कवर कर रहे हैं, क्या कारण है कि जो 17 सीटें कांग्रेस को दी गई है उसमें ये लोग अभी तक कैंडिडेट्स इनको मिल नहीं पा रहे या इनको समझ में नहीं आ पा रहा? क्योंकि काफी देर हो चुकी है, देखिए पहला चरण का चुनाव होने वाला है, प्रचार में बीजेपी कूद चुकी है ऑलरेडी। देखिए सीटें एक तो बहुत कम है। मैं अगर बात करूं तो ओवरऑल आप देखिए कि 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की। बिल्कुल समझौता होता है समाजवादी पार्टी से इंडिया गठबंधन के तहत और 17 सीटें मिलती हैं। 17 सीटों में से लगभग 10 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित भी कर चुकी है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय, वो खुद बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं पीएल पुनिया, उनके बेटे तनिष पुनिया चुनाव लड़ रहे हैं बाराबंकी सुरक्षित सीट से। यूपीए सरकार में जो मंत्री रहे हैं पूर्व में प्रदीप जैन आदित्य, वो झांसी से चुनाव लड़ रहे हैं। कानपुर से आलोक मिश्रा कांग्रेस के नेता हैं, उन्हें टिकट दिया गया। तो लगभग 10 सीटों पर, इसी तरीके से सहारनपुर में इमरान मसूद पर फिर भरोसा जताया है कांग्रेस ने। 2019 में भी वो कांग्रेस से टिकट पर लड़े थे और इस बार इंडिया गठबंधन के तहत भी वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस के बारे में जो कहा जाता है कि जब तक राहुल और प्रियंका नहीं होंगी तब तक यूपी का चुनाव कैसे उठेगा, क्योंकि सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे नहीं, वो राज्यसभा जा चुकी, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे दिया है और एक मार्मिक चिट्ठी भी रायबरेली के लोगों के लिए लिखी है, क्योंकि एक लंबे अरसे से उनका जुड़ाव गांधी परिवार का रायबरेली और अमेठी से रहा है। सवाल फिर वही उठता है कि कांग्रेस नेतृत्व को जो जानकार हैं, जो सोर्सेज मेरे हैं, वो कहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय होगा कि रायबरेली और अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा। और निश्चित तौर पर अगर रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार का कोई सदस्य आता है तो जो यूपी कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो उत्साह से लबरेज जरूर होगा और चुनाव में वो कहते हैं डबल गति से काम करने की कोशिश करेगा। हाँ, एक कहीं ना कहीं एक एनर्जी फोर्स आएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे दिलीप जी से। दिलीप जी, ये बताइए, महाराजगंज और फतेहपुर यानी कि 2 सीटें बहुत अहम है बीजेपी के लिए। फतेहपुर से बात करें जाए तो साध्वी निरंजन ज्योति 2 बार से सांसद हैं वहां से। तो क्या लग रहा है, योगी सरकार ने कहीं ना कहीं, मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने दांव खेला है? देखिए, ये वो सीटें हैं जहां पर ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स उतार रहे हैं और ये जीती जिताई यानी कि 2-2 बार से सांसद है। तो क्या लगता है आपको, क्या समीकरण रहेगा? नहीं, बिल्कुल देखिए अलमरा, जिस तरह से 2024 का जो लोकसभा चुनाव है प्रतिष्ठा का सवाल है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2024 का जो चुनाव होगा ये देश के लिए चुनाव होगा। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और संगठन दोनों ने मिल करके इसको चुनाव को एक बेहद रोमांचक और महत्वपूर्ण बनाया है और ये एक मैसेज देने का भी काम किया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची 51 प्रत्याशियों की सूची जारी की, उसमें साध्वी निरंजन ज्योति, पंकज चौधरी और तमाम जो उनके मंत्री थे बीके सिंह का छोड़ करके उसमें जितने मंत्री उत्तर प्रदेश थे सबको टिकट दी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट फतेहपुर और महाराजगंज रही। महाराजगंज की अगर हम बात करें तो महाराजगंज में पंकज चौधरी 7वीं बार सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और एक उनकी छवि भी है, क्योंकि लगातार वो पार्षदी से लेकर के सांसद तक चुने गए। उनको लेकर के जब उनकी घोषणा हुई तो उनके समर्थकों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। इसी तरह फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति हैं जो कि केंद्र सरकार में मंत्री रही, उनके ऊपर दांव लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो भी चुनावी मैदान में है। और इसके इतर अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन के, तो इंडिया गठबंधन अभी तक पूरी तरह से प्रत्याशी नहीं दे पाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन 51 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची में उतारी थी और 5 सीटें एनडीए गठबंधन के तहत, 2 सीटें आरएलडी को, 2 सीटें अपना दल यस अनुप्रिया पटेल जिसकी अध्यक्ष है और 1 सीट संजय निषाद को मिली है। लेकिन संजय निषाद की जो पार्टी के जो प्रत्याशी है वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। सुहेल जो समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने, तो उनके बेटे को वहां घोसी से टिकट मिला हुआ है, घोसी से चुनाव मैदान में है। 51 और 5 ये एनडीए गठबंधन के 56 प्रत्याशी इस समय चुनावी मैदान में है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के
के प्रत्याशी चुनावी मैदान में आ चुके हैं। सारी शंखनाद शुरू हो चुका है। जो मंत्री हैं उसमें साध्वी निरंजन ज्योति, पंकज चौधरी 7वीं बार चुनाव लड़ने का इतिहास बनाने जा रहे हैं। वहीं साध्वी निरंजन ज्योति को प्रत्याशी बनाया है, वो भी हैट्रिक लगाने के उसमें है कि उनकी हैट्रिक लगती है कि नहीं लगती है। उस तरह से वो चुनावी मैदान में उतरी हुई है और लगातार जनसंपर्क भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, दूसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी वो भी है। यही कारण रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन एक तरफ पूरी तरह से चुनावी मैदान में है, वहीं इंडिया गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वो भी लगातार जो है सरकार को घेरने को लेकर के काम कर रही है। और दोनों के गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। वो अलग बात है जहां पे अभी प्रत्याशी नहीं उतरे हैं, वहां पे असमंजस वाली स्थिति बनी हुई कि कहां पे प्रत्याशी कौन हो सकता है, चेहरा कौन होगा, किसका पत्ता कटेगा और किसको टिकट मिलेगा, इसको लेकर के असमंजस बना हुआ। लेकिन जहां पे प्रत्याशी उतर चुके हैं, पहले चरण की हम बात करें तो 8 लोकसभा सीटों पे मतदान होना है 19 अप्रैल को। वहां पे सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वहां पे जनसभाएं कर रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश को लेकर के भी इंडिया गठबंधन पूरी तरह से चौकन्ना है। वो पूरी तरह से प्रत्याशियों पर नजर रख रही है और अपने मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रही है। यही कारण रहा है कि कल जब दिल्ली में रामलीला ग्राउंड पे जब इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक हुई तो उन्होंने सरकार को घेरने का प्रयास किया। सरकार भी विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार जो है ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके जो है विपक्ष को डराना धमकाना चाह रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि 2024 में जहां इंडिया गठबंधन मोदी की गारंटी के नाम पे जा रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के नाम पे चुनावी मैदान में है। देखिए, चर्चा बड़ी दिलचस्प है क्योंकि ये जो 13 सीटें हैं ये काफी अहम हैं एनडीए के लिए। ये 13 सीटें एक तरीके से देखा जाए, कई सीटें ऐसी हैं जहां पे 2-2 बार सांसद जीते हुए हैं, उनको टिकट मिला, यानी कि तीसरी बार वो चुनावी मैदान में उनको उतारा गया। ऐसे में इंडिया गठबंधन कितना प्रभावशाली रहता है और इस बार 64 को पार करेगा एनडीए या फिर कहीं ना कहीं सीटें गिरने की ओर आएंगी, ये देखेंगे, ये इस पे चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। बात हम कर रहे हैं गाजियाबाद सीट की। जनरल वीके सिंह का टिकट यहां से काट के अतुल गर्ग को टिकट दे दिया गया। वहीं अपना दल से अनुप्रिया पटेल जो कि सांसद हैं और मंत्री भी हैं एनडीए सरकार में, उन पे भी भरोसा जताया है बीजेपी ने। देखिए, ये बताइए रजत जी कि मोदी सरकार में मंत्री रह चुके और उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष अगर हम बात करें महेंद्र नाथ पांडे पर बीजेपी ने कहीं ना कहीं दांव खेला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2019 का लोकसभा चुनाव जब हुआ था तो उत्तर प्रदेश में महेंद्र नाथ पांडे प्रदेश अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ था और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 64 सीटों पर जीत हासिल की थी। महेंद्र नाथ पांडे खुद चुनाव लड़ रहे थे चंदौली से, वो चुनाव जीते थे। ये 2014 में भी वो चुनाव जीते थे, 2019 का चुनाव जीतते हैं और केंद्र सरकार में मंत्री बनते हैं। चंदौली से ही पार्टी ने उनको तीसरी बार टिकट दिया है। उनके मुकाबले इंडिया गठबंधन की मैं अगर बात करूं कि 2024 में कौन है, तो उनके मुकाबले 2024 में इसमें इंडिया गठबंधन से वीरेंद्र सिंह है। कहने की चंदौली जो इलाका है वो पूर्वांचल का इलाका माना जाता है, जिसमें गाजीपुर है, चंदौली है, तमाम और मऊ है, ये सारी सीटें आती है और यहां से भाजपा का जीतना अपने आप में बड़ी बात होती है। चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति और उत्तर प्रदेश के संगठन को, जैसा मैं मानता हूं, महेंद्र नाथ पांडे भली बात जानते हैं। यही वजह है कि जो शीर्ष नेतृत्व है लगातार उन पर भरोसा जता रहा है और तीसरी बार वो भी हैट्रिक लगाने के लिए प्रयासरत है। क्योंकि ये चुनाव है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर के जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। रजत जी, एक सवाल, पूर्वांचल की राह इस बार थोड़ी आसान होती नजर नहीं आ रही है क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं दांव जो विपक्ष है ना वो खेलेगा इन सीटों पे, चाहे वो मऊ को ले लीजिए, चाहे आप आजमगढ़ को ले लीजिए। चंदौली की बात अभी आप कर रहे थे, लेकिन ये तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे। आप मुझे ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि यहाँ पर जो जातिगत समीकरण है ना, और जो मैं आपसे बात अभी पूछ रही हूँ कि मुख्तार अंसारी के मौत के बाद से यहां का समीकरण थोड़ा बदलेगा। देखिए, इस मुख्तार अंसारी की मौत के बाद समीकरण बदलेंगे। इसको अगर देखें हम कि नेताओं के बयान किस तरह के आ रहे हैं, तो एनडीए गठबंधन में शामिल सुभाषपा के जो चीफ है ओम प्रकाश राजभर, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। वो खुद उनके परिजनों से मिलने जाते हैं। मसीहा कहा उनको। हाँ,
शिवपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार है, जिनका नाम, वो उनसे मिलने जाते हैं, उनके परिवार परिजनों से। कहीं ना कहीं उन्हें यह पता है कि जिन इलाकों में, जिन लोकसभा क्षेत्रों में मुख्तार का वर्चस्व था, जहां उसके कहने पर वोट ट्रांसफर होते थे, वोट पड़ते थे, और वो सभी इलाके मैक्सिमम, चाहे वो गाजीपुर की बात करूं, चाहे मैं मऊ की बात करूं, या उसके आसपास की बेल्ट की बात करूं, चाहे मैं घोसी की बात करूं, चूंकि घोसी से खुद ओम प्रकाश राजभर के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। उन्हें पता है कि मुख्तार के परिजनों को साथ लेकर चलना जरूरी है, क्योंकि वहां पर मुस्लिम वोट बैंक है। तो वो तो बात कर रहे हैं मुख्तार की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले में अलग है। वो सहयोगी दल जरूर है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अपना साफ है। आपके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, आप चाहे जो कहिए, लेकिन जो बीजेपी का स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल क्लियर। देखिए, अब हम बात करेंगे जालौन में बीजेपी ने भानु प्रताप को अपना प्रत्याशी किया है। देखिए, अगर हम जालौन की बात करें तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार, क्योंकि अभी मौजूदा जो सांसद है वो भी बीजेपी से ही है जालौन में, तो क्या लग रहा है आपको कि जालौन में इस बार क्या दमखम दिखाएगी बीजेपी? देखिए, भाजपा से भानु प्रताप सिंह वर्मा को जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 5 बार के लगातार सांसद रहे हैं। ये 6ठी बार जो है भारतीय जनता पार्टी इन पे दांव लगा रही है। ये जरूर है कि बीच में गैप हो गया था, 1996 से लेके 98, 2 बार के जो लोकसभा चुनाव उसमें भानु प्रताप जीते। फिर उसके बाद अगर 99 की बात की जाए तो उसमें से बसपा के जो प्रत्याशी थे ब्रजलाल खाबरी, वो जीतते हैं। अगर 2004 की बात की जाए तो बीजेपी, 2009 में समाजवादी पार्टी, 2014 और 19 की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी। जालौन बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो है अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित सीटें हैं, और यहाँ से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने नारायण दास अहिरवार को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो सुरेश चंद्र गौतम को जो है उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। यानी ये कहा जा सकता है कि 5 बार से भले ही भानु प्रताप सिंह वर्मा जो है 5 बार सांसद रह चुके हैं, 6ठी बार जो है भाजपा उन पर दांव लगा रही है, लेकिन बीच की अगर बात की जाए, बीच में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी को विजय मिली है, बहुजन समाज पार्टी को भी मिली है, और इससे पहले की अगर बात की जाए 1952 से लेकर लगातार 77 तक जो है कांग्रेस को भी जो है यहाँ के जो प्रत्याशी रहे उनको विजय मिली। बीच में जो है जनता दल ने भी जो है उनके प्रत्याशी को विजय प्राप्त हुआ है। तो यानी ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 6ठी बार दांव तो जरूर लगा रही है उन पे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार की जो राह होगी वो कहीं ना कहीं कठिनाइयों भरी हो सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ जुट के जो है चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं सुरेश चंद्र गौतम, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में इस बार के जो त्रिकोणीय मुकाबले की बात कही जा सकती है। जी बिल्कुल। देखिए, 2019 का चुनाव समाजवादी पार्टी ने बसपा के साथ मिलकर के लड़ा था और बसपा को फायदा हुआ था, यानी कि बसपा को 10 सीटें मिली थी और समाजवादी पार्टी 5 पे सिमट गई थी। ऐसे में वेस्टर्न यूपी को हम नहीं भूल सकते हैं। मुजफ्फरनगर संजीव बालियान फिर से एक बार उन पर विश्वास जताया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें बुलंदशहर भोला सिंह को दिया है। तो देखा जाए वेस्टर्न यूपी आरएलडी साथ आ गई है। देखिए, पूरा पश्चिमी जो है उन्होंने आरएलडी को साथ ले लिया, जयंत चौधरी साथ आ गए हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको, इस बार राह आसान हो जाएगी या जयंत के आने के बाद और ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस चुनाव में? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 2014 में जो 8 सीटें हैं लोकसभा की, 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते थी। लेकिन 2019 में जो गठबंधन था समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा था और 4 सीटें विपक्ष ने जीती थी। अगर संजीव बलियान की अगर हम बात करें तो संजीव बलियान 2014 में वहां पे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कादी राणा को करीब 4 लाख से अधिक वोटों से हराया था और 2019 में भी उनकी बंपर जीत हुई थी। संजीव बलियान का जो व्यक्तिगत अपना वहां पे मुजफ्फरनगर में वोट बैंक है, संजीव बलियान को 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगे का आरोपी भी माना जाता था, उनको उसमें सजा भी हुई थी और जेल भी गए थे। तो जो जाट लैंड है वहां पे मुजफ्फरनगर में, क्योंकि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उस दौरान आरएलडी, सपा और बसपा साथ में थे, उसके बावजूद संजीव बलियान वहां से चुनाव जीते। और जो 2024 की जो स्थिति है इस बार, आरएलडी जो है एनडीए गठबंधन के साथ है, क्योंकि किसानों और जाट लैंड का जो समर्थन है वो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी संजीव बलियान को मिलता हुआ दिख भी रहा है। तो निश्चित तौर पर जो दांव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने संजीव बलियान के ऊपर, जिस तरह से केंद्र सरकार हैट्रिक लगाने की बात कर रही है, वैसे संजीव बलियान की जो अभी तक जो स्थिति देखने में आ रही है कि संजीव बलियान को आरएलडी के आने से उसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है।
देखिए, लोकसभा 2024 का चुनाव इस वक्त काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। दिलचस्प इस मायने में कि जो विपक्ष है वो महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा और ख़ास तौर से अगर हम बात करें तो पेपर लीक मामला, यानी कि वो यूथ को भी केटर कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर हमला बोल रहे हैं। और ऐसे में देखना ये होगा कि ये सारे लोग क्या सोच करके वोट करते हैं। दूसरी ओर भाजपा के लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा अभी प्रत्याशी की लिस्ट जारी करना बाकी है। ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि यूपी के किसी एक मंत्री को इन सीटों पर जगह मिल सकती है। अब 2024 के चुनाव में 80 सीटों पर बीजेपी कितनी सीटें लेकर आती है, कांग्रेस सपा कितनी सीटें लाती है, बसपा कितनी सीटें लाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम अपने इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। मैं अलहमरा खान, कैमरामैन तिथानकर गोहा के साथ सहारा प्रणाम।